हेलो डियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। बड़े अंतराल के बाद आज हमारी क्लास होने जा रही है और आज हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था दोस्तों 18 जून 2024 को। उसमें कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन आए हैं और उनका लेवल क्या रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को लाने का हमारा पर्पज है कि यदि आप सीईटी 2024 देने जा रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करना है। और आप कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं यदि उसको देने जा रहे हैं तो पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम में आए हुए हों उनको आपको करना चाहिए यदि वे कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आपको अपना स्तर पता चलेगा, अपना लेवल पता चलेगा कि आपने कंप्यूटर की कैसी तैयारी कर रखी है और एग्जाम्स में उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है? Identify the correct order of following list of computer components rank from slowest to fastest internet terms of access time। ठीक है ना। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि अवगम समय के संदर्भ में, अवगम समय के संदर्भ में मतलब है इसका दोस्तों एक्सेस टाइम। ठीक है ना। उसके संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र की ओर, ठीक है ना, आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, और ये जो लिस्ट दी गई है, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करके एक सीरीज बनानी है, यानी कि असेंडिंग क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। धीमे से तीव्र का मतलब है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको इनके ऑर्डर को सेट करना है। ये क्या है दोस्तों? ये मेमोरी है और इनमें आपको बताना है कि एक्सेस टाइम किसका सबसे कम होता है और किसका सबसे अधिक होता है, यह आपको बताना है। और आपको आंसर देने हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन है ABCD, 3 ऑप्शन है BADC, 4th ऑप्शन है CDBA। तो दोस्तों आपने यदि कंप्यूटर पढ़ा होगा, आपने यदि कंप्यूटर पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों, और उसमें मेमोरी आपने पढ़ी होगी, मेमोरी यदि आपने पढ़ी होगी दोस्तों, तो आपको पता होगा कि सबसे जो स्टोरेज और दो क्रम अपन पढ़ते हैं, एक स्टोरेज कैपेसिटी का और एक इनकी स्पीड का क्रम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है दोस्तों, एक मेमोरी होती है रजिस्टर। ठीक है ना, मैं सभी मेमोरी को ले रहा हूं। उसके बाद स्पीड होती है दोस्तों कैश मेमोरी की। उसके बाद स्पीड होती है दोस्तों रैम की। और उसके बाद होती है दोस्तों HDD की। और HDD नहीं दोस्तों, यह है SSD। इसके बाद आएगी आपकी HDD। ठीक है ना। यदि आपने मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो यहां से आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। एक और आता है इसके बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेमोरी या ऑप्टिकल डिस्क आप बोल सकते हो। तो इनका क्रम आपसे पूछा जाता है दोस्तों। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे दोस्तों तो इनका एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम, ठीक है ना, एक्सेस टाइम बढ़ेगा। ठीक है ना, इंक्रीज होगा यानी फास्ट। तो सबसे फास्ट कौन सी रही दोस्तों? रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, उसके बाद SSD, उसके बाद HDD। और सबसे कम आपकी फास्ट रहती है यानी सबसे धीमी होती है ऑप्टिकल मेमोरी। तो यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? कैश, रजिस्टर दिया हुआ नहीं है तो कैश सबसे तीव्र होती है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? कैश की। उससे कम किसकी रहेगी दोस्तों? उससे कम रहेगी रैम की, उससे कम रहेगी रैम की। और उससे कम किसकी रहेगी? उससे कम रहेगी SSD की। और उससे कम किसकी रहेगी? सबसे कम रहेगी ऑप्टिकल की, ऑप्टिकल की। ये आपका क्रम राइट हो जाता यदि ये आपको फ्लो डायग्राम पता था, ये हायरार्की आपको पता था। ठीक है ना, तो यहां से आपका क्वेश्चन हो जाता। तो कैश किस ऑप्शन में है? कैश का नंबर क्या है? ए।
उसके बाद रैम का क्या दे रखा है, बी। उसके बाद आपका एसएसडी का क्या दे रखा है, सी। और ऑप्टिकल का क्या दे रखा है, डी। तो यानी आपका डी, सी, बी, ए, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे यहां से स्टोरेज क्षमता पूछे, स्टोरेज कैपेसिटी पूछे, तो उसका क्रम होगा दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, सबसे कम रजिस्टर, उससे ज्यादा कैश, रैम, एसएसडी, एचएचडी और ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, ये इसका क्रम रहता है स्टोरेज कैपेसिटी का, स्टोरेज कैपेसिटी का। ठीक है, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो गया है, यानी दोबारा से लगेगा, तो यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये मेमोरी वाला चैप्टर है, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, सी, बी, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज। यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, रूपांतरित करती है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन 3 ब्रिज, ऑप्शन 4 एनआईसी। ठीक है, तो यहां से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग डिवाइस जो आपका चैप्टर है, नेटवर्किंग डिवाइस जो आपका चैप्टर है, इसको अच्छी तरीका से पढ़ना है। ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस हैं, स्विच, ब्रिज, एनआईसी, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो है दोस्तों मॉडेम। ठीक है ना, अब ये मॉडेम क्या होता है, ठीक है ना, स्विच क्या होता है, ये भी आपको आने चाहिए, तो थोड़ा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मॉडेम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इसमें मॉडेम के अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं, एक मॉड्यूलेटर होता है, एक डिमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, कन्वर्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर। यदि हम बात करें डिमॉड्यूलेटर की, तो यह है एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेटर, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, डिमॉड्यूलेटर। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है मॉडेम के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जब आप देखोगे तो वहां पर मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर आएंगे। तो ये दोनों तरह से काम करता है, डिजिटल को एनालॉग में भी बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में भी बदलता है। तो आपका राइट आंसर तो हो गया मॉडेम। स्विच क्या होता है दोस्तों, यदि हम बात करें स्विच की, सबसे पहले तो स्विच क्या है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या करेगा, मान के चलो आपकी कई डिवाइसेज जुड़ी हुई, ये डिवाइसेज जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गई, आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही आपका एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क और हो गया, ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ होता है, मान के चलो ये स्विच के पोर्ट्स हो गए, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, ठीक है ना, और एक और लैन बनी पड़ी है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपकी डिवाइसेज हैं, यानी ये कंप्यूटर हैं जिनको मैं गोले से दर्शा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे एक और आपकी क्या दर्शाई हुई है, एक और आपने ये लैन
2 हो गया, ये LAN 1, ये LAN 3, ऐसे कई जुड़े हुए हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं किसकी सहायता से, स्विच की सहायता से। अब ये आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये इसको कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, ठीक है ना। जब ये मैसेज इसको मैसेज भेजना चाह, जब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाह रहा है, इस कंप्यूटर को, तो ये मैसेज क्या होगा, सबसे पहले आएगा इस स्विच के पास, ठीक है ना। स्विच क्या करेगा, इसके अंतर्गत क्या एड्रेस लिखा हुआ है, किस कंप्यूटर के पास ये मैसेज जाएगा, उसी के पास भेजेगा, ठीक है ना। इसने मैसेज भेजा, स्विच क्या करेगा, जिसके पास मैसेज जाना है, मान के चलो ये ए मान लिया, ये डी मान लिया, तो यह स्विच आपका डी के पास ही मैसेज भेजेगा। लेकिन इसी तरह का एक और नेटवर्किंग डिवाइस होती है दोस्तों, हब। हब क्या करता है, कोई मैसेज यदि भेज रहा है तो वह सभी के पास मैसेज भेजता है, यानी इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास, सभी के पास चला जाएगा। फिर ये डिवाइस तय करेंगी कि ये हमारा मैसेज है या किसी और का मैसेज है। लेकिन स्विच क्या करेगा, स्विच फिल्टरिंग कर देता है, स्विच फिल्टरिंग कर देता है, यानी कि ये सभी के पास नहीं भेजेगा, ये उसमें देखेगा कि भाई आपने किसके पास मैसेज भेजना है, तो ये बोलेगा मुझे डी के पास भेजना है, तो ये सीधा यहां से यहां आएगा और ये यहां से होता हुआ सीधा डी के पास भेजेगा, इनके पास नहीं भेजेगा। आपका जो स्विच है इनके पास नहीं भेजेगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि स्विच जो होता है उसकी फिल्टरिंग करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जो हब आपकी डिवाइस होती है इसकी फिल्टरिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती। जब आप नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ते हो तो वहां पर इन चीजों को आप पढ़ते हो, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्वेश्चन पर ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक ब्रिज दे रखा है, ठीक है ना। ब्रिज क्या होता है दोस्तों, ब्रिज एक तरह से, जैसे अपन बात करें, अपन ने अभी पढ़ा है, ये स्विच पढ़ा है, स्विच में कितनी लेन है, 1 2 3 4 5। यदि केवल 2 लोकल एरिया नेटवर्क हो, लोकल एरिया नेटवर्क 1 और लोकल एरिया नेटवर्क 2, 3 नहीं हो, केवल 2 हो, तो आप इस डिवाइस को स्विच की जगह पर क्या यूज लोगे, ब्रिज लोगे। यदि 2 से ज्यादा है तो आप क्या यूज लोगे, स्विच यूज लोगे। दोनों का वर्क एक जैसा है, लेकिन संख्या के आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। जब आपके पास केवल 2 लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, उनको जोड़ने के लिए आप ब्रिज यूज लेते हो। जब आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क 2 से ज्यादा होते हैं तो वहां पर आप क्या लेते हो, स्विच यूज लेते हो, ठीक है। अब एक और ऑप्शन दे रखा है आपके पास NIC। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा कंप्यूटर है, ठीक है ना, जो भी हमारा कंप्यूटर है जहां से अपन LAN की केबल जोड़ते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जहां केबल जोड़ते हैं, इसके पास एक ऐसा होता है, पोर्ट होता है, ठीक है ना। वहां पर ये NIC कार्ड लगा हुआ होता है और इसके ऊपर उस डिवाइस का, यानी जो आपका कंप्यूटर है उसका परमानेंट एड्रेस होता है। यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है कंप्यूटर का या किसी नेटवर्किंग डिवाइस का, वो किसके ऊपर लिखा हुआ होता है, NIC के ऊपर। यानी कि ये परमानेंट होता है, ये बदलता नहीं है। जिस कंप्यूटर के लिए मैन्युफैक्चरर कंपनी ने जो लिख दिया है उसका एड्रेस वही रहेगा, वो किसके ऊपर लिखा हुआ होगा, NIC कार्ड के ऊपर, ठीक है ना। जब आप बात करते हो IP एड्रेस की, ठीक है ना, वह दोस्तों बदलता रहता है IP एड्रेस आपका, लेकिन आपका जो NIC कार्ड है इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, जिसे अपन मैक एड्रेस बोलते हैं, MAC एड्रेस, यह बदलता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस। अभी आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। अपन जब नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आपको नेटवर्किंग डिवाइस वाला चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, हम नेटवर्किंग डिवाइस चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। अभी अपन जो UGC नेट के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 जून को जो एग्जाम हुआ है, उनको सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बात क्या है दोस्तों, जब आप पुलिस का एग्जाम देने जाते हो या किसी ऐसे एग्जाम को देने जाते हो, ठीक है ना,
तो जो यूजीसी नेट से कम लेवल का है वहां पर क्या होता है दोस्तों, वन लाइन यानी वन लीनियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल तो पुलिस में भी वन लीनियर नहीं पूछे जा रहे, वहां पर भी एक दूसरे से मैचिंग करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा चलन हो गया है कि आजकल मैचिंग वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे इनपुट डिवाइसेज हो आउटपुट डिवाइसेज हो। एक इनपुट डिवाइस के लिए एक अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते, 3-4 इनपुट डिवाइसेज आपके लिए देते हैं और उनको मैच करवाते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पढ़ना है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 तो है दोस्तों यूज, किसके यूज? एप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइस। ठीक है ना, जो आपको ये यूज बताए गए हैं इसके लिए आप कौन सी इनपुट डिवाइस यूज लोगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा सा मतलब ये है, आपको मैच करना है। यानी टू इनपुट वॉइस ओवर फॉर ए प्रेजेंटेशन, यानी आपको अपनी वॉइस भेजनी है। ठीक है ना, इनपुट करनी है, तो इसके लिए आप किस इनपुट डिवाइस को यूज लोगे। ठीक है ना, टू इनपुट पिन। ठीक है ना, यानी कि आपको कोई पिन नंबर लिखना है तो इसके लिए किस इनपुट डिवाइस को आप यूज लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों टू सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम ए मेनू, यानी किसी मेनू में से आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप किस इनपुट डिवाइस को यूज लोगे। और टू ऑपरेट फ्लाइट सिमुलेटर, इसके लिए आप किस इनपुट डिवाइस को यूज लोगे, ये आपको बताना है और मैच करके देना है। दोस्तों जब आपने इनपुट डिवाइस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि वॉइस के लिए यानी वॉइस इनपुट करने के लिए जो अपन की इनपुट डिवाइस यूज ली जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों? माइक्रोफोन। मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है, ये आप देख सकते हैं। माइक्रोफोन यानी क्या, जिसे आप माइक बोलते हो। ठीक है ना, वो किसके काम आता है? वॉइस को इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया, यानी ए से क्या हो गया? थर्ड। अब आप इन ऑप्शनों को देखोगे दोस्तों, ए से थर्ड मैच करना है, ए से थर्ड मैच करना है। यदि आपको एक डिवाइस का मैचिंग पता था, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। मैचिंग वाले क्वेश्चनों में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि यदि आप एक दो को मैच कर देते हो तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, अब यहां से आप देखो। ठीक है ना, सबसे सिंपल क्या था कि आप वॉइस को इनपुट कर रहे हो, इसके लिए क्या यूज लोगे? माइक यानी माइक्रोफोन। यदि आपको ये पता था आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। चलो आपको ए ऑप्शन नहीं पता था, आपको तो पता था बी, टू इनपुट ए पिन। ठीक है ना, पिन क्या होता है? पिन यानी कि एक कोड होगा। ठीक है ना, उसको आप इनपुट करने के लिए किस चीज को यूज लोगे? तो दोस्तों पिन यानी जो नंबर होंगे, कोड होंगे, उसके लिए आप क्या यूज लोगे? नंबर पैड ही तो यूज लोगे। ठीक है ना, जो नंबर पैड होते हैं आपके 1 2 3 4 5 1 से 9 तक जो नंबर पैड होते हैं उन्हीं को तो यूज लोगे आप। ठीक है, तो टू सेलेक्ट ऑप्शंस टू इनपुट ए पिन, इसके लिए क्या यूज लोगे आप? फोर्थ। ठीक है ना, नंबर पैड। अब आप देखो बी से फोर्थ कौन सा है। अब इनमें आप देखोगे यहाँ पर अटक सकते थे आप। ठीक है ना, बी में फोर्थ 2 जगह दे रखा है, लेकिन ए से ये एक ही ऑप्शन से हो रहा था, तो बी में 4 हो गया। अब सी पर आते हैं, टू सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम ए मेनू। दोस्तों जब आप माउस की राइट क्लिक करते हो, वहां पर कुछ मेनू खुलते हैं, वहां से आप चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर क्या करते हो, आप किसी आइकन के ऊपर जाते हो, उस पर क्लिक करते हो और उसको ओपन कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो? किसी मेनू को सेलेक्ट ही तो कर रहे हो। ठीक है ना, यदि आप लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, 2 बार करोगे कोई भी फोल्डर है या फाइल है वो ओपन हो जाती है। या आपने जब माउस पढ़ा होगा वहां पर अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, टू सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए मेनू, तो इसके लिए क्या यूज लिया जाएगा? माउस। अब आपका डी है, टू ऑपरेट ए फ्लाइट सिमुलेटर। मुझे उम्मीद है 90% तक लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि टू ऑपरेट ए फ्लाइट सिमुलेटर। तो यहां तक आने की दोस्तों नौबत ही नहीं आई, क्वेश्चन ऊपर वाले से ही हो गया। ठीक है ना, ऊपर वाले यदि आपको आते थे क्वेश्चन वहीं से हो गया है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा? डी से क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक इसका यूज क्या होता है? फ्लाइट सिमुलेटर का दोस्तों जॉयस्टिक इसके लिए यूज लेते हैं। और जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों? जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए, ठीक है ना, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए उपयोग आता है। ये मैंने आपको दिखा दिया है।
यानी कंप्यूटर में आप जब भी गेम खेलोगे तो उसके लिए क्या यूज लोगे, जॉयस्टिक, ठीक है ना, ये एक इनपुट डिवाइस है। तो मुझे उम्मीद है ये आपके इनपुट डिवाइस और उनके क्या उपयोग थे ये आपने मैचिंग कर दिए, और इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2, ए से थर्ड हो जाएगा, बी से फोर्थ, सी से 1 और डी से सेकंड, सी से 1 और आपका डी से सेकंड, ठीक है। तो ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यदि आपने मेमोरी यूनिट पढ़ रखी है, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे। यानी ये क्वेश्चन पूछे यूजीसी नेट में गए हैं, लेकिन पुलिस वाले एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं, सीईटी में भी ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही है, ठीक है ना। तो लेवल वो कितना भी रख सकते हैं, और इतना ज्यादा लेवल भी नहीं था, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज, कंप्यूटर मेमोरी साइज इज आर ट्रू। यानी कि ये कंप्यूटर की मेमोरी की साइज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। यहां पर कौन सा ट्रू है वही बताना है आपको, यहीं से आपको आंसर नहीं दे देना है दोस्तों। कई बार अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, जैसे ए बी सी डी ये लिखे हुए होते हैं, कई बार अपन को जो भी सही लगा यहीं से बी यहीं से दे के चले जाते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन हमें नीचे से देने होते हैं, ठीक है ना। वो तो ये तो स्टेटमेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक हो जाती है। ये आपके स्टेटमेंट हैं और ऑप्शन आपके नीचे वाले हैं, ठीक है ना। कई बार आपने अभी एग्जाम दिया है तो बहुत लोगों के ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा पुलिस वालों का, या जिन्होंने भी ये एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना। हमसे सिली मिस्टेक हो जाती हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते। अब इसमें ट्रू अपन को देखना है, ये मेमोरी से रिलेटेड है, और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है क्या कह रहा है दोस्तों, 25 KB इज लार्जर देन, ठीक है ना, 100 MB। इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि 25 KB जो है आपकी ग्रेटर देन है किससे, 100 MB से। आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, 999 MB इज लार्जर देन 50 GB। फिर ये कह रहा है 999 MB इज ग्रेटर देन 50 GB। ये आपको बताना है ये सही है या गलत है। 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB। 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, ठीक है ना। उसके बाद है 2350 बाइट, 2350 बाइट इज लेस देन 2 KB। ये आपको बताना है दोस्तों क्या सही रहेगा, ठीक है ना। अब आंसर आपको नीचे से देने हैं, ठीक है ना। आंसर 1 नंबर का ऑप्शन है ए ओनली, यानी केवल ए सही है, केवल सी सही है, केवल बी और डी सही है, और केवल बी और डी, बी और सी होगा ये, ठीक है ना, सी कर लेना। केवल सी ओनली, देखो ऑप्शन ए केवल ए सही है, केवल सी सही है, केवल बी डी सही है, और केवल बी सी सही है। आपको यहां से आंसर देना है कि आपके हिसाब से क्या रहेगा इनमें से, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको पता करना है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए दोस्तों मेमोरी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। बिट के अंतर्गत या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। उससे बड़ी होती है दोस्तों, उससे बड़ी होती है निबल। निबल के अंतर्गत आती हैं 4 बिट, और उससे बड़ी होती है बाइट। बाइट में आती हैं दोस्तों 8 बिट, ठीक है ना। ये तो आपको याद करनी है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे उसको 1024 गुना करते जाना है। यदि आप बात करेंगे, इसके बाद आती है दोस्तों केबी। केबी का मतलब है किलोबाइट, ठीक है ना। केबी का मतलब है किलोबाइट, किलोबाइट, ठीक है ना।
ये कितना होता है, ये होता है दोस्तों, किलो का मतलब आप समझते हैं 1000 बी, ठीक है ना। 1000, वैसे किलो का मतलब 1000 होता है, लेकिन जब आप बात करेंगे मेमोरी की तो आपको 1024 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे बड़ी होती है दोस्तों एमबी। एमबी का मतलब है मेगाबाइट, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1024 केबी। 1024 केबी यानी एमबी अपने से पिछले वाले से 1024 गुना हो जाएगा। उसके बाद एमबी से बड़ी होती है जीबी। जीबी क्या होती है, गीगाबाइट। गीगाबाइट कौन सी होती है दोस्तों, 1024 एमबी, ठीक है ना, अपने से 1024 गुना। उसके बाद क्या होगी टीबी। टीबी क्या होती है, टेराबाइट, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना, ठीक है। 1024 जीबी ये हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी पेटाबाइट, ठीक है। पीबी, पीबी क्या होती है दोस्तों, 1024 टीबी। उसके बाद होती है ईबी, एक्जाबाइट, ये क्या होती है 1024 पीबी। उसके बाद आती है आपकी जेड भी हो गई आपकी क्या, जेटाबाइट, और बाई भी हो गई आपकी योटोबाइट। योटोबाइट ये कितनी हो गई 1024 जेड भी, ठीक है ना, ऐसे जाती हैं। तो यहां तक आपको नहीं जाना है। आपका क्वेश्चन कहां से सॉल्व हो रहा था दोस्तों, ये तो जीबी तक ही यदि आपको याद था, यहीं से आपका क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। अब चलते हैं 25 केबी 100 एमबी के बराबर, 100 एमबी से ज्यादा होता है, ठीक है ना, 25 केबी। तो दोस्तों आपको पता है 1 एमबी कितने के बराबर है, 1024 के, ठीक है ना। तो क्या 25 केबी 100 एमबी से बड़ा हो जाएगा क्या, जब 1 एमबी 1024 केबी के बराबर है दोस्तों, तो 100 एमबी तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद आते हैं अपन उसके बाद आते हैं कि जो आपका ये दे रखा है 999 एमबी और 50 जीबी, ठीक है, ये दे रखा है कि 999 एमबी 50 जीबी से बड़ा है। अब आप यहां पर देखोगे, ठीक है ना, जीबी और एमबी में रिलेशन दे रखा है, तो 1 जीबी कितने के बराबर है, 1024 एमबी के। 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर है। यहाँ तो 50 जीबी है दोस्तों, तो एमबी में 999 एमबी तो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद 3500 केबी 2 जीबी से बड़ा है। आपको पता है दोस्तों 1 जीबी आपका 1024 एमबी होता है, और 1 एमबी आपका 1024, ठीक है ना, केबी होता है, केबी होता है, ठीक है ना। यदि हम बात करें 3500 केबी की, ठीक है ना, इसको 3500 केबी की बात करें, प्लस 1024 और कर लें, प्लस 1024 और कर लें, ठीक है ना, तो ये लगभग 3 एमबी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, लगभग 3 एमबी के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो दोस्तों 3 एमबी, 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर है, लेकिन 3500 केबी का मान कितने के बराबर हो जाएगा, लगभग 3 एमबी के बराबर, ठीक है ना, लगभग 3। अब आप यहां से देखो क्या ये बड़ा हो सकता है क्या, ये तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसने पहले ही दे दिया है लेस देन, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप बात करोगे 2350 बाइट 2 केबी से कम है, तो 1 केबी में कितने होते हैं दोस्तों, 1 केबी में होते हैं 1024 बाइट, ठीक है ना। तो 2 केबी में कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 2 केबी में कितने हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2048 बाइट, ठीक है ना। तो क्या 2048 बाइट 2350 बाइट से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का केवल एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा वाला था, सी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन 2 सी ओनली, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेमोरी यूनिट का ज्ञान था, आप इस क्वेश्चन को आराम से सिंपल तरीके से कर सकते थे। मुझे आपको समझाना था दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, मेमोरी यूनिट लिख के बताई मैंने,
लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिवाइस, यानी नीचे आपको कंप्यूटर की डिवाइस दी गई हैं, उन्होंने पूछा है कि केबल आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, यानी कि जो आपके नीचे दी गई हैं इनमें से केबल आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, और दोस्तों ये इसका क्या है, ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी डिवाइस दी हुई है। इनमें से एक भी हो सकती है, दो भी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, लेकिन आपको ये बताना है कि केवल आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इनपुट डिवाइस भी हो आउटपुट डिवाइस भी हो, आपको केवल आउटपुट डिवाइस बतानी। ठीक है, ऑप्शन आपके ये हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से सिली मिस्टेक एग्जाम में बच्चे करते हैं। आपको पहले ध्यान देना है, ये आपको डिवाइस दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी केबल आउटपुट डिवाइसेज हैं वो यहां पर दिए हुए हैं ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपको पता होगा दोस्तों, ट्रैक बॉल आपको पता होगा, अभी पढ़ के ही आ रहे हैं। ये क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी की पहले तो आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब, ये क्या है, मॉनिटर। और मॉनिटर आपको पता है दोस्तों क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। नंबर पैड, नंबर पैड आपके क्या होते हैं दोस्तों, किस पर होते हैं, कीबोर्ड पर, तो ये इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। प्लॉटर, प्लॉटर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्रिंटर है, तो ये किस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये किस में आ जाएगा, आउटपुट। तो केवल आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो गई दोस्तों, कौन कौन सी हो गई, बी और डी। इस ऑप्शन को आप सी कर लेना, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी। तो बी और डी किस में सही रहेगा, नहीं बी और डी ही है ये तो दोस्तों, मैं सोच रहा था पहले वाला रिपीट कर दिया, ये तो बी डी ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है ना, बी भी सही है और डी भी सही है। तो दोस्तों यदि हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन सी आ जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी में आती हैं आपकी मॉनिटर, प्रोजेक्टर और एक स्पीकर। इसमें कौन सी आती हैं, इसमें आती हैं प्रिंटर और प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह से प्रिंटर ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा 3D में ये दे देता है अपन को। अब यदि हम बात करें मॉनिटर की दोस्तों, मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सीआरटी और एक नॉन सीआरटी। नॉन सीआरटी, नॉन सीआरटी को अपन बोलते हैं एफपीडी, एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है ना, तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि जो सीआरटी मॉनिटर है वो आपके आउटपुट डिवाइस है या नहीं है। जब पूरा मॉनिटर ही आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ रहा है तो सीआरटी मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस होगी ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट। देखो फिर से आपका कंप्यूटर मेमोरी का आ गया कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके सामने स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन ए, HDDs may experience head crash, SSDs are known as volatile memory, HDD do not have any moving parts, computer have more primary memory than secondary memory। सबसे पहले तो इनके हिंदी में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको HDD का मतलब समझना है। HDD, HDD होती है दोस्तों हार्ड डिस्क
ड्राइव। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है और आपको शॉर्ट फॉर्म भी उनके जो होती हैं वो भी याद रखनी है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क हो गई और ये आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई। अब यहां से क्या है दोस्तों, यहां से बताना है, स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये कह रहा है कि हार्ड डिस्क के अंतर्गत हेड क्रैश हो सकता है। SSD को आप वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर कोई मूविंग पार्ट, कोई गतिशील पार्ट नहीं होता है। कंप्यूटर हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो ज्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझना है हेड क्रैश क्या है। जब आप HDD की बात करते हो दोस्तों, यानी हार्ड डिस्क की बात करते हो, तो हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से होती है। ये बीच में आपका ये रोटेशन के लिए, ठीक है ना, सेंट्रल क्राफ्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी प्लेटें ऐसे लगी हुई हो, ठीक है ना, ऐसे प्लेटें एक के ऊपर एक लगी हुई होती है। इन प्लेटों के अंतर्गत दो सरफेस हैं, एक अपर सरफेस होती है दोस्तों और एक नीचे से और एक ऊपर से, दो सरफेस होती है। हर प्लेट के ऊपर दो सरफेस होती है। ऐसे कई प्लेटों से मिलकर आपकी हार्ड डिस्क बनी हुई होती है। इनके ऊपर डेटा को लिखा जाता है, ठीक है ना। जो आपकी ये सरफेस है इनके ऊपर डेटा को लिखा जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब इनके ऊपर किसी डेटा को राइट किया गया है तो उसको एक्सेस भी किया जाएगा। एक्सेस का मतलब है उसको रीड भी किया जाएगा। अब रीड करते कैसे हैं दोस्तों, तो रीड करने के लिए एक हेडर होता है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे हेडर होते हैं, इसका एक पार्ट नीचे की ओर होता है और एक पार्ट ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। और ये आपकी जो हैं प्लेट्स, ये घूमती रहती हैं और ये ऊपर से पड़ता रहता है। दोस्तों जब आपका ये हेड है, इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। जब आपका हेड इस सरफेस लेयर पर, यानी इस प्लेट की सरफेस के ऊपर है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, बिल्कुल बाल के बराबर। लेकिन बाई चांस कुछ भी इनके बीच में कोई कण आ गया, ठीक है ना, तो यह आपकी जो प्लेट है ये क्रैश हो जाएगी, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ही इसके ऊपर ये हेड लगा हुआ होता है, नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से लगे हुए होते हैं। तो इसके ऊपर जो डेटा उसको ये पढ़ता हुआ चलेगा। लेकिन इनके बीच में, इस प्लेट की सरफेस के और इस हेड के बीच में यदि कोई मामूली सा, ठीक है ना, कण भी आ गया, कोई पार्टिकल आ गया, तो इसके क्रैश होने के चांस हैं। या इस पर कोई प्रेशर पड़ गया, ठीक है ना, तो भी इसके क्रैश होने के चांस हैं। तो यानी पहला क्या है, HDD में एक्सपीरियंस हेड क्रैश, यानी उसका हेड है हार्ड डिस्क का, वो क्रैश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये करेक्ट हो गया। यानी आपका इसका राइट आंसर तो क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि और ऑप्शन दे नहीं रखे हैं, केवल एक ही सही करना है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो गया। लेकिन औरों को भी देख लेते हैं अपन। SSD आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों यदि हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी दो तरह से, एक तरीका है उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, पावर के हिसाब से। यदि पावर चली जाए तो डेटा हमारी मेमोरी में रहेगा या नहीं रहेगा। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यदि आप वोलेटाइल मेमोरी की बात करें, यानी ऐसी मेमोरी जब तक आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई हो रही है तब तक उनके अंतर्गत डेटा रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है उनका डेटा उड़ जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। उनके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, यदि आपकी रैम होती, ठीक है ना, आपकी रैम होती, कैश मेमोरी होती, या आपकी रजिस्टर होती, तो ये सभी क्या थी दोस्तों, ये सभी वोलेटाइल मेमोरी थी। यदि हम बात करें नॉन वोलेटाइल की, ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर में यदि पावर सप्लाई बंद कर दें तब भी डाटा नहीं उड़ता है, उसके अंतर्गत बना रहता है, ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों जितनी भी सेकेंडरी मेमोरीज, स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं वो सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, ठीक है ना। और प्राइमरी मेमोरी की केवल एक मेमोरी है, रोम। ये भी नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आती है, नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत।
ठीक है ना। और आपकी सभी कौन सी हो जाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएंगी, नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल के अंतर्गत कौन सी हो जाएंगी, रैम, कैश, रजिस्टर। तो क्या एसएसडी आपकी वोलेटाइल मेमोरी है? सर एसएसडी आपकी, एसएसडी और एचडीडी ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, इसलिए यह वोलेटाइल मेमोरी तो हो ही नहीं सकती। एचडीडी डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट क्यों नहीं रखता दोस्तों, ये मूव हो रहा है, ये प्लेट्स मूव हो रही हैं, इसके ऊपर हेड होता है, वह मूव होता रहता है, ठीक है ना। तो मूविंग पार्ट इसके अंतर्गत होता है, ये कह रहा है नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि एसएसडी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। कंप्यूटर है मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी आपकी प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर उल्टा दे रखा है, कंप्यूटर है मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ये आपका यूजीसी नेट जो एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन उसमें ही आए हुए हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, हमने दोनों शिफ्टों के ले रखे हैं, 5 पहली शिफ्ट में आए थे और 5 दूसरी शिफ्ट में आए थे, ठीक है। हालांकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है कैंसिल हो गया है, लेकिन कोई ना, अपन तो तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य एग्जाम में जहां पर कंप्यूटर पूछा जाएगा, वहां पर इन क्वेश्चनों का आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं ये आपको पैटर्न पता चलेगा, यानी कि आपको पुराने ढर्रे से नहीं चलना है। ये क्वेश्चन तो आपको अवश्य आता होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1945 ईस्वी के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया, ये आपको बताना है। और जो प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी में स्टोर करता था और फिर डेटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा, यह आपको बताना है दोस्तों। यानी कि यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का जो विचार है सबसे पहले किसके अंतर्गत आया, किस साइंटिस्ट के अंतर्गत आया। ठीक है। अब स्टोर्ड प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब है जो आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जो आपके अभी आप पढ़ते हो जिस आर्किटेक्चर को जो यानी बुनियादी संरचना, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसने दी थी ये आपको बताना है, वही स्टोर्ड प्रोग्राम था। तो किसने दी थी दोस्तों, मैंने कई बार आपको बता रखा है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। अब ये क्या होता है दोस्तों, मैंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, आपकी रैम होती है, रोम होती है, इसके बीच में कैश मेमोरी लगी हुई होती है, और यहाँ आपका सीपीयू होता है। इधर आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, इधर आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं, और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी डिवाइस होती है। ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, ये सेकेंडरी डिवाइस लगी हुई होती हैं। यही आपका क्या है दोस्तों, यही आपका क्या है, यही स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है या आप बात करें आर्किटेक्चर है, यह किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है ना। यह कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से आया है। यह कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से आया है, यानी आपने सुना होगा कंप्यूटर के नंबर सिस्टम क्या होते हैं। एक आपने सुना होगा बाइनरी, एक आपने सुना होगा डेसिमल, ठीक है ना,
एक आपने सुना होगा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। तो ऐसे आपने सुने होंगे, ये क्या है, ये कंप्यूटर के नंबर सिस्टम होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि आधार एम संख्या पद्धति में यदि एल एम संख्या एल को निरूपित करता है, यानी कि ये कह रहा है कि एल एक संख्या है और उसका आधार क्या है, एम है, ठीक है ना। ये आपको एक संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है। यह दोस्तों सभी नीचे लिखे हुए हैं, इनको मैं दोबारा लिख देता हूं। ऑप्शन ए है आपका 8B, नीचे आधार है इसका। ऑप्शन बी है 212, नीचे आधार है 8, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 260, नीचे आधार है 7। ऑप्शन डी है आपका क्या 10001101, ठीक है ना। आधार क्या है 2, यानी बाइनरी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हैं। इनमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर है, ये आपके ऑक्टल नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर है, और ये आपका इसका जो आधार है 7 है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो इनको सबसे पहले तो आपको आधार 10 में कन्वर्ट करना है, यानी जो अपन डेसिमल नंबर पढ़ते हैं उनमें इनको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हम एक लेक्चर इसके ऊपर लेकर आएंगे, नंबर सिस्टम के ऊपर आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन बता देते हैं आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, वह अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन नंबर लेते हैं कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, बाइनरी वाला, ठीक है ना। इसका डेसिमल निकाल लेते हैं। तो आपको कैसे निकालना है डेसिमल, 10001101, ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, 10 आधार में, यानी डेसिमल, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कोई सा नंबर हो, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, कोई सा नंबर हो, आपको आधार देखना है। आधार इसका कितना है 2। आपको क्या करना है, अपने राइट साइड से, ठीक है ना, 2 की मतलब फॉर्म लिखती जानी है। 2 के ऊपर आपको मल्टीप्लाई करते जाने हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करते हुए, और इनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूं। पहले इस संख्या को लिख लो, इसके रेफरेंस में आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं, 1101, ये आपका नंबर, आधार क्या है 2। इसके रेफरेंस में आप 2 की पावर 0 लिखो, इसके रेफरेंस में आप 2 की पावर 1, इसके में 2 की पावर 2, इसके में 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 5, और यहाँ पर 2 की पावर 6, और यहाँ पर 2 की पावर 7। ये कन्वर्ट करने का एक रूल है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया हुआ है उसको लिखो, ठीक है ना। उसके रेफरेंस में उसके आधार का आप उसके ऊपर घात लगाते हुए चलो, ठीक है ना, राइट की तरफ से, ठीक है। 2 की पावर 0, अब आप 2 की पावर 0 को क्या क्या बोलते हो दोस्तों, 1। इसको क्या बोलते हो, 2, यानी कि आपको दुगना करते हुए जाना है। आपको दुगना करते हुए जाना है। ये 16 हो जाएगा, यह 32 हो जाएगा, ठीक है, यह 64 हो जाएगा, और यह 128 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपने देख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इस संख्या को और इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस करते हुए जाना, मल्टीप्लाई करके प्लस करते हुए जाना है। सबसे पहले आपको आपको डिग्री लगा लेनी है, 2 की पावर 0 से और 7 तक आप आ जाओगे, और भी आगे जा रहे हो ऐसे बढ़ते हुए करो, ठीक है ना। उसके बाद इनकी वैल्यू आपको पता चल गई। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना।
ये जो नंबर है आपने जो अभी निकाला है 2 के संदर्भ में जो नंबर आया है और जो आपका बाइनरी लिखा हुआ था इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 1 ही आएगा। 2 का 0 से करेंगे 0 आएगा। अब इनको जोड़ते हुए चलना है। फिर 4 का 1 से करेंगे 4 आएगा। फिर प्लस 8 का 1 से करेंगे 8 आएगा। फिर प्लस 16 का 0 से करेंगे 0 आएगा। प्लस 32 का 0 से करेंगे 0 आएगा। प्लस 64 का 0 से करेंगे 0 आएगा। प्लस 2 की पावर 7 का यानी 128 का 1 से करेंगे कितना आएगा 128 आएगा। ये आपको जोड़ देना है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो आपको ये वाला काम करना है, ठीक है ना। इसके रेफरेंस में ये 2 की पावर के रूप में आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके मान वैल्यू आ जाएंगे, उनका ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हुए उसके बाद प्लस करते हुए चलना। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 128 और 8 136 और 4 140 140 और 1 141, ठीक है ना 141। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई डेसिमल के रूप में 141 आ गई। 8 4 12 और 13 13 इसमें जोड़ेंगे 141 आ गया। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 141 आ गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपन को वैल्यू निकालनी है 260 और इसका आधार क्या है 7। आगे चलते हैं। इसको क्या करना है दोस्तों 260 का जो आधार 7 है इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे राइट साइड से चलो आप 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब आपको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 42। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2 9 18 1 2 4 8 और 1 9, ठीक है ना। इसमें 42 जोड़ देना है, ठीक है। तो 42 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10 7 1 10 और 4 14 140 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 140। इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 140, ठीक है 140 आ गई 10 के संदर्भ। सी वाले की 140 आ गई, डी वाले की 141 आ गई, ठीक है। अब बी की ओर चलते हैं। बी कितना है 212 8, इसको कन्वर्ट करना है। तो वही 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 1 कितनी हो गई 2 प्लस इसकी 8 प्लस 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो ये कितना हो गया दोस्तों 32 और 8 40 और 2 42। यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 40 10, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 नहीं 42 42 10, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 42 10, ठीक है ना। इसकी कितनी आ गई 141 10। अब 8b की बात करते हैं 8b, ठीक है 16। इसको आपको 10 में बदलना दोस्तों। जब आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो और ऐसे ABCD लिखी हुई हो तो 0 से 9 तक तो वही अंक रहते हैं। जैसे आपका 10 आता है 10 को आप बोलते हो A, 11 को आप बोलते हो B, 12 को आप बोलते हो C और 13 को आप बोलते हो D, ठीक है। और 14 को आप बोलते हो E और 15 को आप बोलते हो F। यहीं तक गाड़ी जाती है क्योंकि 0 से स्टार्ट थी तो 16 नंबर यहां तक हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है B मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 प्लस उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, ठीक है ना। ये करना है आप। अब दोस्तों B का क्या होता है, B कितना होता है, B होता है यहां से देखो आप 11। यानी आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है 11 का, किस में 16 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से आ गया 11, 11 मल्टीप्लाई 1 करोगे 11 आ गया प्लस 16 मल्टीप्लाई 8 करो 8 की 48 अपनी 4 8 में 8 4 12 128 128 में आप 11 जोड़ोगे 8 और 1 9
139, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 139, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इस वाले की आ गई 139, ठीक है ना। अब आपको इनका आरोही क्रम लिखना है। तो सबसे कम कौन सी वैल्यू है दोस्तों, सबसे कम है आपके ऑप्शन बी की, यानी 212 जिसका आधार 8 है, इसकी वैल्यू डेसिमल में कितनी आई है, 42। तो सबसे कम 42 है। उससे ज्यादा किसकी है, उससे ज्यादा है आपकी 139 यानी ए की, 139। उससे ज्यादा 140, उससे ज्यादा 141। अब इनके ऑप्शन लिख दो, 42 किस ऑप्शन में, बी से बड़ा, 139 किस ऑप्शन में, ए से बड़ा, 140 किस ऑप्शन में, सी से 141 डी। ये आपका आंसर रहेगा BACD। देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, BACD। आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, BACD। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है ना। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में इनका जो एक्टिविटी है यानी जो यूज है वो है दे रखा है। ये मैंने सभी आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। और जो नहीं करा रखा आपको लोड नहीं लेना है, उनको करा देंगे। इस क्वेश्चन में जो नहीं करा रखा उसके बिना भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। मुझे पता है यदि आपने मेरी क्लासेज ली होंगी तो आप बोलोगे सर आपने ये SSL वाला नहीं कराया। तो दोस्तों इस SSL के बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यानी कि कंपटीशन एग्जाम में किसी भी पेपर में आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो, जरूरी नहीं है कि सभी ऑप्शंस आपको आने चाहिए, ठीक है ना। कम नॉलेज से भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हो, इसलिए आप चीजें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। इसलिए अपन बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करना जरूरी है, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। तो ये आपके प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं बार बार बताता हूं, प्रोटोकॉल होता है आपके रूल्स, ठीक है। और ये इनकी एक्टिविटी दे रखी। सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। उसके बाद SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब आपको देखना है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इधर प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, इधर आपकी एक्टिविटी। मुझे लगता है SMTP तो सभी को आता होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसकी फुल फॉर्म में ही इसका वर्क आ रहा है। यानी कि मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों सी किससे मैच हो गया, सी हो गया 1 से। अब आप देखो सी 1 से किस में मैच हो रहा है, सी 1 से केवल एक ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। मैचिंग वाले क्वेश्चनों की यही खूबसूरती है कि आप एक यदि मैच कर दिया, एक ऑप्शन मैच कर दिया, आपके सभी ऑप्शन मैच हो जाए, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट आपने मैच कर दिया, सभी स्टेटमेंट मैच हो जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा जो इसमें सिंपल है वो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैंने बताया था कि वेब सर्वर पर वेबसाइट जब भी आप यूज लेते हो, वहां पर उसकी सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है, कौन सा, HTTP, वेबसाइट या वेब सर्वर के लिए। तो जहां पर आपको वेबसाइट दिखे, वेब सर्वर दिखे, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज लेंगे अपन, HTTP,
अब यहां देखो आप ऑप्शन थर्ड में इधर लिस्ट सेंड्स टीसीपी आईपी पैकेट्स फॉर वेब सर्वर। वेब सर्वर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज लेते हैं दोस्तों? एचटीटीपी। तो ए से कौन सा मैच हो गया? थर्ड। अब आप यहां पर देखो ए से थर्ड। यदि आपको ए वाला भी आता होगा तो भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि ए में थर्ड केवल एक ऑप्शन में है। यानी कि आपको यदि एसएमटीपी आता तो भी आप इसको कर सकते थे, यदि आपको केवल एचटीटीपी आ रहा होगा तो भी आप इसको कर सकते थे। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन डी पर, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या यूज है दोस्तों? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज लिया जाता है। फाइल ट्रांसफर किसके द्वारा करोगे आप? इंटरनेट के द्वारा। तो ये किससे मैच हो गया? D4 से मैच हो गया। तो D4 से देखो दोस्तों, D1, D3, D2, D4, मतलब कोई भी एक ऑप्शन आपको आता होगा, एक मैचिंग कर लिया आपने, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो डी किससे मैच हो गया? 4 से। उसके बाद SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। दोस्तों SSL के बारे में थोड़ी जानकारी लिख लेना, मैंने लिखा नहीं रखी। एक तो फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है ना? ये किसके काम आता है दोस्तों? ये एनक्रिप्ट करने के काम आता है। अब एनक्रिप्ट क्या होता है दोस्तों? जब आप अपने व्हाट्सएप पर किसी से चैट करते हो, वहां लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। या आप फोन पे को यूज करते हो, वहां लिखा हुआ होता है 256 बिट एनक्रिप्शन। ठीक है ना? एनक्रिप्शन का मतलब है दोस्तों, जब आप रीजनिंग पढ़ते हो, ठीक है ना, किसी का नाम है RAN, ठीक है ना, यदि इसमें मैं +2 कर दूं, ठीक है ना, तो यह एनक्रिप्ट हो जाएगा। R का मतलब RST, 2 करेंगे T आ गया, ये C हो गया और ये O हो गया। ठीक है, तो इस राम को क्या एनक्रिप्ट कर दिया मैंने? TCA। तो जब आप किसी मैसेज में राम टाइप करते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इंटरनेट की दुनिया में वह क्या लिखा हुआ जाता है? TCO। यही एनक्रिप्शन होता है। जैसे ही दूसरे के पास मैसेज वह पहुंचता है, वहां पर वह डिक्रिप्शन हो जाता है उसका, यानी डिक्रिप्टेड हो जाता है। डिक्रिप्टेड का मतलब है इसमें दोबारा से -2 हो जाएगा और क्या उसको क्या दिखेगा? राम दिखेगा। यह हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि भारी दुनिया अपन के मैसेज को नहीं देख सके, केवल मैं, यानी उसमें लिखा हुआ है एंड टू एंड, केवल मैं देख सकूं, यानी जो भेज रहा है वो और जो प्राप्त कर रहा है वो। यदि थर्ड व्यक्ति या थर्ड पार्टी कोई देखना चाहे तो हमारे मैसेज को वो समझ नहीं सके। कैसे समझ नहीं सके? मैंने यहाँ पर राम लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी ने मेरा मैसेज देख लिया इंटरनेट की दुनिया में, तो उसको क्या दिखाई देगा? TCO, क्योंकि वह मैसेज एनक्रिप्ट होके जा रहा था। यह एनक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे और ये मैच कर लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो आपको अपने स्तर का भी पता चल गया होगा। यदि आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्टडी विद RJ भगोरा को। और हम आगे सोच रहे हैं LDC के लिए भी कुछ कंटेंट लाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों LDC 2018 में मैं खुद सेलेक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके लिए उपलब्ध करवाऊँ। ठीक है ना, मेरे कैसे नोट्स थे उनको आपको उपलब्ध करवाऊँ। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेरा उद्देश्य था UGC नेट का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर एनालिसिस करना, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के पूछे गए थे और आपने किस लेवल का पढ़ रखा था और हमने किस लेवल का आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, कई बार स्टूडेंट के सवाल आते हैं कि सर आप बहुत हाई लेवल ज़्यादा पढ़ाते हो। तो दोस्तों जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए उसके बाद यदि उस चीज़ को पढ़ाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप पहले से ही उस चीज़ को तैयार करके जा रहे हैं ना, लोगों को पढ़ने से पहले, यानी लोग जब उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपने उसको पढ़ लिया और वह एग्जाम में आ गया तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि भीड़ से अलग होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर आओ। ठीक है ना, हम ऐसा कंटेंट देंगे, सिंपल चीजें तो हर कोई पढ़ाएगा दोस्तों, हम यहाँ पर ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो कोई नहीं पढ़ाएगा, यानी टफ से टफ चीजें यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ हम समझाएंगे, आपको रटाएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।